वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शालिनी माथुर, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा। स्टूडेंट्स, हम पिछली कक्षाओं में संचार प्रक्रिया के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज की कक्षा में हम संचार के प्रकार के ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। हम सभी ने अभी तक देखा कि संचार प्रक्रिया मानव जीवन के जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार मानव जीवन की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, जिसके न होने की स्थिति में मानव अधूरा रहता है। मानव जीवन हर समय कभी संचारक के रूप में तो कभी संदेश प्राप्तकर्ता के रूप में अपना समय गुजारता है। हमारा संचार कभी शाब्दिक होता है तो कभी लिखित, कभी मौखिक और कभी विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि संचार के प्रकार कितने हैं। संचार को निम्न प्रमुख प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकार है व्यक्तिक संचार, जिसको अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। व्यक्तिक संचार का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं के साथ संचार करना। दूसरा प्रकार संचार का कहलाता है पारस्परिक संचार। अंग्रेजी में इसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। यह वह संचार है जो हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ करता है। संचार का ही तीसरा प्रकार है समूह संचार, जिसे ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। समूह आप जानते हैं, कुछ व्यक्तियों का समूह जो एक साथ एक स्थान पर रहता है या एक स्थान पर कार्य कर रहा है, उसे समूह कहा जाता है। तो उसके अंतर्गत होने वाला संचार समूह संचार कहलाता है। चौथा प्रकार संचार का है जन संचार, जिसको अंग्रेजी में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास का अर्थ है समूह से भी कई अत्यधिक बड़ा वर्ग, जिसके अंतर्गत हम पूरा विश्व भी ले सकते हैं, यानी बहुत संख्या में अधिक लोगों के साथ एक साथ संचार करना जनसंचार कहलाता है। फिर एक प्रकार है मौखिक संचार, जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो कि शब्दों द्वारा किया जाता है। संचार का एक और प्रकार है अशाब्दिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंतर्गत लिखित संचार भी आता है, जो हम लिख कर किया जाता है, जिसे हम मैगज़ीन्स, किताबों, समाचार पत्रों में या लिखित रूप में जो हम करते हैं पत्र पत्रिकाओं पत्र द्वारा, वह लिखित संचार कहलाता है। तो इस प्रकार यह संचार के प्रमुख प्रकार हैं: व्यक्तिक संचार, पारस्परिक संचार, समूह संचार, जन संचार, मौखिक संचार या शाब्दिक संचार भी इसे कह सकते हैं हम, और एक अन्य प्रकार है अशाब्दिक संचार। स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले व्यक्तिक संचार क्या है अर्थात इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके लिए यह कह सकते हैं कि हम लोग रोज़, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम दूसरे व्यक्ति के साथ ही बातचीत करें। हम हमारे दैनिक दिनचर्या में स्वयं से भी बातें करते हैं। हम हमारे विभिन्न कार्यों के बारे में सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं।
तो यह जो है स्वयं से बातें करना, चिंतन मनन करना, सोचना विचारना, ये सभी चीज़ें व्यक्तिक संचार ही कहलाती हैं। प्रातः सोकर उठने से लेकर रात्रि सोते समय तक हम स्वयं अपने आप को अनेक निर्देश देते रहते हैं, योजनाएं बनाते हैं, जिससे कि हम हमारा कार्य एक व्यवस्थित रूप से कर सकें। जैसे आज जल्दी उठकर पढ़ाई करनी है, नहा धोकर पूजा पाठ करना है, फिर हमें हमारे दैनिक दिनचर्या के विभिन्न कार्य करने हैं, शाम को हमें हमारे दोस्तों से मिलने जाना है, बाजार जाकर विभिन्न सामग्री खरीदनी है, हमें हमारे कॉलेज के रूटीन जो पढ़ाई के कार्य है वो करने हैं, हमारे घर में जो विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं उसके लिए हमें हमारे को दिए गए कार्य करने हैं, रात्रि में मेहमान के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन और अतिथि स्वागत के कार्य करना है, घर की साफ सफाई के साथ साथ सज्जा का कार्य करना है, आदि आदि। इस प्रकार हम प्रतिदिन प्रति क्षण कुछ न कुछ सोचते विचारते मंथन मनन करते रहते हैं। शायद ही दिन का कोई ऐसा क्षण हो जब हम विचार शून्य होते हैं, जहाँ तक कि पाठ पूजा करते समय भी हमारा मन शांत नहीं रहता है और वहाँ भी हम दूसरे लोगों से बातें करते करते हम व्यक्तिगत संचार में डूब जाते हैं। तो व्यक्तिगत संचार एक प्रकार का संचार है जो हमें विभिन्न प्रकार की कार्य क्रियाएं करने के लिए निर्देशित करता है, हमें निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। अब दूसरा जो प्रकार है संचार का, जिसे कहा गया है पारस्परिक संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत पारस्परिक संचार के अंतर्गत आती है। जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, विचार करते हैं, अनुभव बांटते हैं, कोई समाचार उन्हें देते हैं या उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते हैं, कुछ कहते हैं या उनकी सुनते हैं, तो यह पारस्परिक संचार कहलाती है। जैसे दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत सोकर उठते ही हम अपने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, छोटे भाई बहनों को हम नमस्कार करते हैं, हमारी माताजी हमें नाश्ता करने का आग्रह करती है, चाय पीते वक्त हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं वे भी अपने नौकर पड़ोसियों, दूध वाला, अखबार वाला आदि से बातचीत करते हैं। इस प्रकार दो व्यक्तियों के बीच हुई वार्ता पारस्परिक संचार कहलाती है। संचार का ही एक प्रकार है समूह संचार। इसे हम पारस्परिक संचार का ही विस्तृत स्वरूप कह सकते हैं। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समूह बनाकर रहता है। वह किसी न किसी समूह का सदस्य है, समाज का सदस्य है, परिवार का सदस्य है। जहाँ वह कार्य कर रहा है उस कार्यस्थल पर एक साथ कार्य करने वालों के साथ समूह में रहकर कार्य करता है। तो इस प्रकार समूह में होने वाला संचार समूह संचार कहलाता है। विषय विशेषज्ञों के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक दूसरे के साथ संचार करना समूह संचार के अंतर्गत आता है। इसके उदाहरण के अंतर्गत हम किसी कक्ष में होने वाला संचार जो छात्र और अध्यापक के मध्य होता है, रंगमंच पर नाटक देखते समय उपस्थित दर्शक दीर्घा के साथ जो संचार होता है, किसी हॉल में बैठे हुए लोगों के मध्य बैठक में उपस्थित जो सभी सदस्य हैं, भाषण, संगोष्ठी, यह सभी उदाहरण समूह संचार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें
संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य संपादित होता है। संचार का एक स्वरूप है जनसंचार। जनसंचार अर्थात एक साथ असंख्य लोगों के साथ संचार करना जनसंचार या मास कम्युनिकेशन कहलाता है। आज के परिपेक्ष में हम अगर बात करें तो हम सभी चाहते हैं कि संसार में घटित होने वाली कोई भी घटना या आविष्कार या सूचना या संदेश हम तक घर बैठे ही शीघ्र पहुंच जाए। इसी प्रकार से कोई भी घटना या आविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा भी अतिशीघ्र एक ही समय में असंख्य लोगों तक पहुंचाने की इच्छा रहती है और एक ही समय में असंख्य लोगों तक समाचार को पहुंचाने का कार्य जनसंचार माध्यमों द्वारा किया जाता है। आज हम यह देखते हैं कि हम सभी जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से हर समय हर क्षण जुड़े रहते हैं। सामान्य उदाहरण इसका टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के अनेक साधन, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल, यह सभी जनसंचार के ही विभिन्न साधन हैं जिनके द्वारा हम एक ही समय पे अनेक लोगों के साथ संचार प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं। संचार के प्रमुख प्रकारों में एक है मौखिक संचार। हम सभी प्रतिदिन प्रातः सोकर उठने से लेकर रात्रि को सोने से पहले तक हजारों हजार बार मौखिक रूप से संचार करते हैं। मौखिक रूप से बोलकर ही हम अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को, संदेशों को आदान प्रदान करते हैं। हम अपनी समस्याओं को दूसरों के साथ बांटकर सुलझाते हैं। आदेश निर्देश के अनुसार हम हमारी दैनिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए अधिकांशतः कार्य मौखिक संचार के द्वारा ही संपन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत हम दूसरे व्यक्ति के साथ बोलकर, वार्ता करके सूचनाओं, विचारों और संदेशों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। मौखिक संचार कितने प्रकार हैं, आइए इस पे अब हम नज़र डालते हैं। मौखिक संचार के प्रकार निम्न हैं। पहला है वार्तालाप। वार्तालाप का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचार विमर्श या विचारों का आदान प्रदान। यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है जिसमें संचारकर्ता, सूचना ग्रहणकर्ता या श्रोता आमने सामने बैठकर विचार विमर्श करते हैं। इससे आपसी समझ विकसित होती है तथा दोनों को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलता है। उदाहरण के रूप में हम हमारे सहपाठियों या घर के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो संचार करते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यवसाय, संगठन, संस्था आदि में भी मौखिक संचार का विशेष महत्व होता है। मौखिक संचार का एक अन्य प्रकार है प्रेस सम्मेलन। इसके अंतर्गत विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों तथा समाचार एजेंसियों के संवाददाताओं को आमंत्रित कर किसी घटना विशेष या जानकारी से अवगत कराया जाता है। संवाददाता अपनी संबंधित घटना या जानकारी को प्रिंट माध्यमों में प्रकाशित तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में प्रसारित करके जनता और सरकार तक पहुंचाते हैं। एक अन्य प्रकार
का मौखिक संचार का स्वरूप है प्रदर्शन। यह प्रदर्शन करना भी मौखिक संचार का ही एक माध्यम है और इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में मार्केटिंग संबंधी नीतियों का निर्धारण करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। लोकतांत्रिक देशों में जनमत को अपना पक्ष करने के लिए भी प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है। आए दिन आप अखबारों में यह समाचार भी पढ़ते होंगे कि किसी विशेष संगठन ने अपनी किसी विशेष समस्या को लेकर रैली निकाली या कलेक्ट्री के बाद धरना दिया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तो यह प्रदर्शन भी एक प्रकार का मौखिक संचार का स्वरूप है। फिर मौखिक संचार के अंतर्गत ही भाषण भी आता है। यह मौखिक संचार के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके कई रूप होते हैं। भाषण संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है जो वक्ता भाषण संचार का एक प्रमुख साधन है जो संचारक और श्रोता को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। वाद विवाद भी मौखिक संचार का ही रूप है। जब किसी विषय के संदर्भ में लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, विचार विमर्श के दौरान संबंधित विषय के पक्ष में कुछ लोग अपना तर्क देते हैं तो कुछ लोग विपक्ष में। सभी अपने अपने तर्कों से एक दूसरे के विचारों का खंडन मंडन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को वाद विवाद कहते हैं। वाद विवाद भी मौखिक संचार का ही प्रभावशाली माध्यम है। अब मौखिक संचार के अंतर्गत हम जानेंगे कि विचार गोष्ठी क्या होती है। विचार गोष्ठी व्याख्यान की छोटी श्रृंखला होती है। इसमें वक्ताओं की संख्या 2 से 5 तक होती है। सहयोगी विषय से संबंधित प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर अन्य सहयोगी देते हैं। वक्ताओं की संख्या के आधार पर विषय के विभिन्न पहलुओं को विभाजित किया जाता है और सभी वक्ता अलग अलग पहलू पर अपने अपने विचार रखते हैं। मौखिक संचार के अंतर्गत पैनल वार्ता है वह चीज है जो विशेषज्ञों का छोटा समूह बड़े समूह से वार्ता करता है। इसमें एक संयोजक होता है जो वार्ता में भाग लेने वाले सदस्यों का परिचय कराता है और वार्ता के सारांश को प्रस्तुत करता है। एक व्यक्ति अध्यक्ष या संयोजक की भूमिका का निर्वहन करता है और संपूर्ण वार्तालाप पर नियंत्रण रखता है। मौखिक संचार के अंतर्गत ही सम्मेलन है और इसमें एक ऐसी बैठक की जाती है जिसमें विचार विमर्श के लिए ही विशेष रूप से संपादित होती है। अर्थात सम्मेलन का तात्पर्य एक ऐसी बैठक जो विशेष रूप से विचार विमर्श के लिए आयोजित की गई है। सम्मेलन में किसी समस्या के समाधान के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के विचारों को एकत्रित किया जाता है और इसमें राजनीतिज्ञों, वरिष्ठ अधिकारियों, वैज्ञानिकों के विचार विमर्श जिससे किसी समस्या का समाधान किया जा सके, इसके लिए यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो बच्चों, संचार हमेशा मौखिक रूप से ही संपादित नहीं होता है। जब हम अपनी बातों को श्रोता तक लिखित रूप से पहुंचाते हैं तो यह संचार लिखित संचार कहलाता है। इसके अंतर्गत लिखित संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है और लिखित संचार विभिन्न प्रकार के संस्थाओं के अंतर्गत संचार प्रक्रिया के लिए विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में क्रियाकलापों की जानकारियां देना संभव नहीं होता है। परंतु लिखित संचार शिक्षित लोगों के साथ ही
हो सकता है। अशिक्षित जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता है। लिखित संचार के निम्न स्वरूप हैं। पहला है सूचना पट। यह लिखित संचार का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है, जिसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी, गैर सरकारी विभागों के कार्यालयों में देखा जा सकता है। प्रायः सूचना पट पर लगा दी जाती है, जो संक्षिप्त होती है और ऐसी सूचनाओं को पढ़ने और समझने में अधिक समय नहीं लगाना होता है। आपने भी अपने महाविद्यालय के पोर्च में सूचना पट लगे देखे होंगे, जहां आपकी भी अब आदत हो चुकी है कि आप रोज़ महाविद्यालय में एंटर होने के पश्चात सूचना पट पर नज़र डालते हैं कि कोई नया सूचना या आदेश महाविद्यालय प्रशासन द्वारा आपके लिए लगाया गया है या नहीं। लिखित समाचार का ही एक अन्य स्वरूप है समाचार बुलेटिन। समाचार बुलेटिन कभी सूचना पट पर चस्पा किया जाता है तो कभी पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों को संस्था संगठन की विभिन्न नीतियां, कार्य योजनाओं, नियमों और भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रिंट मीडिया भी लोगों को सूचनाओं, विचारों से अवगत कराने का लिखित माध्यम है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आती हैं, जिसमें घटनाओं और विचारों की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्रों का दैनिक व साप्ताहिक तथा पत्रिका का साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक प्रकाशन हो सकता है। नियम पुस्तिका, यह भी संचार का लिखित स्वरूप है। इसमें उच्च स्तरीय प्रशासक सरकार और संगठन की नीतियों के अनुरूप नियम बनाते हैं और पुस्तिका के रूप में उसे प्रदर्शित या प्रकाशित करते हैं, जिससे कि अधीनस्थ कर्मचारी विभिन्न नियमों की जानकारी ले सकें। कार्यालय आदेश, यह भी लिखित संचार का ही परंपरागत माध्यम है, जिसको संस्था, संगठन या विभाग के प्रमुख द्वारा अधीनस्थों के स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और विभिन्न आदेशों की अनुपालना के लिए सुनिश्चित करने के लिए निकाला जाता है। पत्र भी लिखित संचार है। यह कई प्रकार के हो सकते हैं, शिकायती पत्र, स्मरण पत्र, सुझाव पत्र आदि। और सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में यह एक निश्चित स्थान पर शिकायत और सुझाव पत्र पेटिका रखी होती है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पत्र लिखित संचार का ही माध्यम है। पुस्तकें, यह लिखित संचार का प्रमुख माध्यम है। हमारी जो शिक्षा का कार्य है विद्यालय और महाविद्यालयों में, इसके लिए पुस्तकें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। साथ ही साहित्यकार, चिंतक, विचारक, दार्शनिक पुस्तकों के माध्यम से भी हम लेखक के विचारों को जानते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार लिखित संचार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो स्टूडेंट, संचार इन विभिन्न प्रकारों से संपादित किया जाता है और इस तरह से सूचनाएं और संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक संचारित की जाती है।